हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि झारखंड सरकार ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसका आज मैं सेट नंबर 4 लेके आया हूं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन मिलेगा सिर्फ झारखंड में पहली बार। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं क्या, पहले से ज्यादा। कैसा? तो पहले से ज्यादा कब? हमेशा। कहां? यहाँ। कैसे? ऐसे। बस बेटा देखते रहो। कैसे? आंख फाड़ के। कैसे? आंख फाड़ के। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन। आप लोग को पता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, कि अभी जो मैं करवा रहा हूं सेट सेट जो करवा रहा हूं वो कौन सा करवा रहा हूं? तो सेट नंबर मैं 4 करा रहा हूं। बोलोगे सर कौन सी सब्जेक्ट की? तो देख लो बेटा, देख लो देख लो क्या लिखा हुआ है। साइंस का सेट नंबर 4 करवा रहा हूं। आप में देखो कितने नंबर का एग्जाम में आते हैं? 40 मार्क्स का। अगर 40 मार्क्स लाना चाहते हो मेरे दोस्त तो इस वीडियो को देखना ना भूलना। और कब से कब तक? तो शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने कहां रखे? तो भाई मुझे प्राप्त करना है कैसा? समान साइज का। और कैसा? वास्तविक। तो भाई तुम्हें बीम रखना पड़ेगा कहां? 2F1 पे। 2F1 पे यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब ये पोल है ना? पोल। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष। अब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामत बोले या फिर दाढ़ी बनाने बोले? बेटा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले? तो बोलोगे सर चेहरे को बड़ा देखने के लिए, बड़ा दिखे, क्लियर दिखे, ताकि कट और छट ना लगे, है ना? तो भाई दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस। लेंस कैसा बेटा? अवतल। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है निगेटिव। क्या होता है मेरे दोस्त? निगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी बोले तो भी निगेटिव बोलना है, और अवतल लेंस की पावर बोले, पावर का मतलब होता है क्षमता। अगर क्षमता बोले तो भी आंसर क्या देना है तुम्हें? निगेटिव। तो यहां पर क्या बोला गया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी। आंसर क्या होगा? निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 5 में आइए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है? दर्पण के पीछे कब बनता है बेटा? जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में, अगर किसी वस्तु को तुम पोल और फोकस के बीच में रख दोगे तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि पी और एफ के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आंख का जो रंगीन भाग होता है, कलर पार्ट जो होती है आंखों का, उसे बोलते हैं आइरिस। और आइरिस का हिंदी क्या होता है? परितारिका। अब देखते हैं परितारिका कहां लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि समान नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? यानी जो नॉर्मल जो आई होती है, नॉर्मल जो आई होती है उसका दूर बिंदु पूछा गया है, यानी कि फार पॉइंट पूछा गया। तो जो फार पॉइंट होता है यानी कि दूर बिंदु जो होती है वो अनंत होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? अनंत, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन अगर नियरेस्ट पॉइंट बोलता, है ना, नियरेस्ट पॉइंट बोलता, नियरेस्ट पॉइंट बोलता अगर मेरे दोस्त, तो उसका आंसर होता 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी कि निकटतम बिंदु बोलता। तो निकट, निकटतम बिंदु बोलता
तो आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि समान नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु होता है आपका अनंत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ाएगा आपको पाठ, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। डेली जो सनराइज होती है और डेली जो सन सेट होते हैं, इन दोनों का बीच का क्या पूछा, डिफरेंस। तो सनराइज और सनसेट में डेली का जो अंतर होता है बेटा, वो 2 मिनट का होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कहता है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होते हैं ना मेरे दोस्त, वो होते हैं 3 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक को बोलते हैं मायोपिया, है ना, दूसरे को बोलते हैं आपको हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। यानी कि इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो याद रखना, दृष्टि दोष जो होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलता है किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट से प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। अब इसे समझने के लिए बड़ा ही प्यार से मैं आपको समझाता हूं। हम लोग को पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V²/R होता है। यहां से सबसे पहले हम लोग R निकालेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। V का मान कितना मेरे दोस्त, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, तो 220 गुना क्या हो जाएगा, 220। और पावर कितना है बेटा, पावर है 100 वाट। तो 100 से इसको डिवाइड करो, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये खत्म, तो 484 क्या निकल के आ गया, ओम। अब हमें बताना है कि ऐसे अगर 110 वोल्ट से प्रचालित करेंगे तो पावर क्या होगा। तो पावर बराबर होता है V²/R, और V का मान कितना है, 110। तो 110 गुने का 110, और R का मान कितना है, 484, है ना बेटा। 11 से 11, 11 गुना 11 121, 121 से 4 बार में खत्म, और 10 गुना 10 100, 100 से 4 बार में काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 25 वाट। तो जो आंसर होगा बेटा वो 25 वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो वेट, बनाते रहो तूफानी में बेटा, इसी तरीका से लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो झारखंड का मॉडल सेट तूफानी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से आगे स्लाइड करते हैं। 11 में क्वेश्चन में क्या क्या है, जरा सा यहां पर एरर है। बोलता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, 1 कूलाम जो आपका चार्ज होता है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इतने इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त एक साथ इकट्ठे रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं, तब 1 कूलाम चार्ज उत्पन्न करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम चार्ज उत्पन्न करते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपसे पूछे 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बेटा ये सब पूछा हुआ है आपके एग्जाम का, ये आपके थ्योरी में सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है मेरे भाई, उसमें यह कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक किस पे होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे प्रबल होता है कहां, तो वो होता है पोल पे, यानी कि चुंबक के ध्रुव पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 में।
क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको लगाएगा फेरा, कैसे? ऐसे कहा गया है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पवन चक्की के द्वारा, है ना, पवन चक्की के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर पाए, गेन कर पाए, इसके लिए क्या है कि वो जो पवन जो ऊर्जा जो प्राप्त करने, पवनों की जो न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए बेटा, वो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया होती है मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं उदासीकरण। इसे क्या बोलते हैं? उदासीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का कंपोस्ट होकर विघटित होना, है ना, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ त्रुटियां हैं मेरे दोस्तों। यहां पर है मेरे दोस्त BaCl2, ठीक है ना, और यहां पर है बेटा 2NaCl, है ना। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो इसे बोलना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे दोस्त, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो जल भी प्राप्त होता है बेटा, लवण भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि पदार्थ ए बी सी डी का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? बेटा अम्ल किसे बोलते हैं? एसिड। एसिड उसे बोलते हैं बेटा जिसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे एसिड। तो देखो, तो 7 से कम किसका पीएच वैल्यू है? 2 है। कौन सा है? 2। 2 कौन सा है बेटा? ए। तो एसिड कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। एसिड इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि एंटा एसिड का उदाहरण क्या है? एंटा एसिड का उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, बेकिंग सोडा है। दोनों एंटा एसिड की तरह काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों काम करते हैं एज अ एंटा एसिड। तो यहां पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है? तो विरंजन चूर्ण कौन बनाता है बेटा? आपको CaOH के ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या जी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विरंजन चूर्ण कौन बनाता है? CaOH ट्वाइस। ये बनाता है आपका क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। नेक्स्ट, उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? उभयधर्मी के ऑक्साइड का जो उदाहरण है वो है Al2O3 और कौन है? ZNO और यहां पर लिख दिया है 2NO। तो इसको बना लेना जरा सा ZNO। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा में होता है बेटा तांबा और होता है टीन। तांबा और टीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में यह बोला गया है कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन है? तो चाकू से बेटा सोडियम भी कटती है ना, पोटेशियम भी कटती है, सोडियम भी कटती है और लिथियम भी कटती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है? 2 और 8 10, 10 और 7 17। 17 किसका होता है बेटा? क्लोरीन का। अब देख लो ऑप्शन में क्लोरीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो तुम लोग मुझे चाहते हो कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ, चाहते हो कि नहीं? चाहते हो तो बता बेटा। चाहोगे ना तो इसी तरीका से तेरा बेड़ा पार लगाता रहूंगा और झारखंड में टॉप करवाऊंगा बेटा। क्योंकि हमारी जो संस्था ईडू फाइबर है ना, विगत 7 सालों में बेटा इतने टॉपर पैदा कर दिए हैं कि बेटा हर एक साल 100 को घुमाता है, हर एक साल 100 को पैदा करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत चुनना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआवंत अथवा त्रिआवंत होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही तो गलत है बेटा। मीथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त।
और यहां पर क्या दे रखा है असंतृप्त, तो हमसे पूछा है असत्य, तो असत्य कौन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमको नीचे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का होता है C6H6। अब देख लो ऑप्शन में कहां है, C6H6 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। कहता है इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है, उपधातु तो बोरोन तो बेटा है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। हमसे पूछा नहीं है, तो नहीं कौन है हाइड्रोजन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है मेरे दोस्त वो एक उपधातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, क्या होती है, और यह क्रिया होती है किसमें होती है बेटा, तो याद रखना पाइरुवेट की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होते हैं मेरे दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है पाइरुवेट की क्रिया। कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किस भाग में होता है, पत्तियों में होती है। किस में होता है मेरे दोस्त, पत्तियों में होती है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा, अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम होता है, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को, किसको मेरे दोस्त, प्रोटीन को तोड़ता है। किस में तोड़ता है, पेप्टोन में। तो प्रोटीन क्या करता है, ये जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में क्या कर देता है, तोड़ता है। और फिर इस पेप्टोन को बेटा ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम, तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, वो क्या करता है अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और फाइनली क्या हो जाता है, हमारे प्रोटीन का पाचन हो जाती है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रोटीन को पाचन करवाने वाला एंजाइम का नाम क्या है मेरे दोस्त, तो आपको बोलना है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन अगर होता, अगर मैं इस ट्रिप्सिन की बात करूं तो ट्रिप्सिन जो होता है बेटा वो छोटी आंत में पाया जाता है। किसमें पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। लेकिन पेप्सिन कहां पाई जाती है, तो पेप्सिन आपके अमाशय में पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर है 31। कहा गया है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लगाओ आग पानी में और झारखंड का मॉडल सेट बनाओ तूफानी में। कैसे, ऐसे। कहां, तो ईडू फाइबर में। ठीक है आगे बढ़ता हूं। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, फल कौन पकाता है बेटा, कैसा हार्मोन, तो बोलोगे एथिलीन हार्मोन जो होता है ना वो फल को पकाने का काम करता है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, मलेरिया जो फैलाती है ना, उसके जो वेक्टर हैं जो वाहक है वो कौन फैलाती है बेटा, तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, कहा गया निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा में बेटा अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी भी होता है। कौन नहीं होता है, तो नहीं होता है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमसे पूछा कौन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, मादा में शुक्र वाहिका नहीं होता बेटा, मादा होता है। ये जो शुक्र वाहिका जो होती है वो नर में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। युग्म का मतलब होता है पेयर, है ना, कितने युग्म होते हैं। हमसे यह पूछा गया कितने युग्म पाए जाते हैं, तो आंसर है ना कितने युग्म पाए जाते हैं। युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर पूछा गया है, कितने युग्म पाए जाते हैं यानी कि पेयर। मानव शरीर में कितनी समान कोशिकाओं के गुणसूत्र के युग्म पाए जाते हैं। देखिए तो यहां पर हो जाएंगे टोटल 46, टोटल 46 को हम लोग को गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, लेकिन पेयर पूछा है। ठीक है, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो जो स्त्री में पूछा यानी कि जो फीमेल में होते हैं ना मेरे दोस्त, फीमेल में जो होते हैं वो आपको एक्स होते हैं
और अगर मेल में पूछा जाता तो होता बेटा एक्स वाई। तो हमसे पूछा किसके बारे में है, स्त्री के बारे में, तो आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन जैव जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरणीय जैव जो है अनिम्नीकरणीय पदार्थ बोला है, तो आंसर क्या होगा, डीडीटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक है बेटा, तो पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव की बात हो रहा है, तो ये कैसे घटक होंगे, जैविक घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का गैर पूछा, गैर पारंपरिक स्रोत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कहता है कि कुल जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नांकित किस प्रदेश में उपयोग लाई जाती है, तो जो कुल जल संचयन है वो हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में लाई गई है, उपयोग में लाई जाती है। कहां लाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। तो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया मॉडल नंबर सेट 4 साइंस का पूरा बेहतरीन अंदाज में सॉल्यूशन दे दिया बेटा, दबा के तुम क्या कर लेना, पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। सारा मॉडल सेट का बेहतरीन आंसर अगर देखना चाहते हो तो झारखंड में नंबर 1 यूट्यूब चैनल है ईडू फाइबर को दबा के क्या करो, पढ़ो, शेयर करो और फैलाने की कोशिश करो, और तुम्हें मैं झारखंड टॉप पर इसी तरह से बनाता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 की तरफ।